आज का जो आपका चैप्टर है वो है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। जैसा कि आप देख चुके हैं कि आप स्टेटमेंट एंड एजम्पशन पढ़ चुके हैं, तो आज के चैप्टर को हम लोग लेके चलते हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट की तरफ, और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी सेशन रहने वाला है। यहां पर हम लोग थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि कैसे स्टेटमेंट्स और आर्गुमेंट्स वाले क्वेश्चन किए जा सकते हैं। देखिए, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको कई सारी चीजों पर अगर आप ध्यान रख पाओ, कई सारी चीजों क्या मतलब थोड़ी सी जरूरी चीजों पर आप ध्यान रख पाओ, तो आप इसका क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या समझना होता है। देखिए, आर्ग्यूमेंट होता क्या है। एक्चुअल में जब कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, सामने वाला उस स्टेटमेंट को सुनता है और फिर उसे लगता है कि यार सामने वाले ने मेरी बात सही ढंग से नहीं समझी, या कभी कभी आपको एक समस्या देते हैं, क्या हमें ऐसा कर लेना चाहिए, क्या हमें गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। मान लीजिए आपके पापा आपसे पूछते हैं कि आपको गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, तो क्या हमें गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। तब आप वहां पर कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कोई ना कोई आंसर करते हो, जैसे नहीं पापा अभी नहीं खरीदनी चाहिए, अभी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या नहीं पापा हमें ले लेनी चाहिए, बगल वाले ने ले ली है। तो यहां पर जो भी आप इस तरह के जवाब देते हो जिसमें आंसर होता है और आपके विचार भी शामिल होते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स होता है। इंपॉर्टेंट बात आपको क्या है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए, तो ये है आपकी प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम के आपने बोला कि क्या हमें ऐसा कर लेना चाहिए, क्या हमें ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ आपने पूछा, मतलब ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, या कुछ भी ऐसा आपने पूछा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, यहां पे हमेशा क्वेश्चन मार्क होगा। एक भाई साहब कहते हैं हां यानी कि कर लेना चाहिए, वो कहते हैं यस, एक कहते हैं नो। तो आर्ग्यूमेंट का जो फीचर होना चाहिए उसमें यस एंड नो होना चाहिए, यानी एक में या तो हां हो या तो ना हो। हमें हां करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर उसका रीजन भी होना चाहिए, यानी कि आपका एक एक्सप्लेनेशन आना चाहिए वाई का, वाई यानी कि क्यों का। क्यों का मतलब क्या हुआ कि आपको एक लाभ लेना है और आपने ये जो डिसीजन लिया, अगर आप उसे मानते हैं, यानी कि आप जो एक्शन लेते हैं उसका क्या लाभ होगा, यानी उसका क्या प्रॉफिट होगा या उसका क्या नुकसान होगा। अगर आप ये डिसीजन नहीं लेंगे तो आपको ये नुकसान मिलेगा, तो यानी कि आपको यहां पे लॉस देखना होगा, यानी कि नुकसान। अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट इन 4 पॉइंट्स पर फॉलो करता है, यानी कि प्रॉब्लम है, हां या नहीं का उत्तर देता है, वाई का आंसर देता है, तो वो आपका आर्ग्यूमेंट माना जाएगा सही। कहने का ये मतलब है कि जब भी आप आर्ग्यूमेंट्स को चेक करेंगे तो 4 पॉइंट उसमें देखेंगे। प्रॉब्लम क्या है, हां में है या ना में है, आपको जैसा भी लगे इससे मतलब नहीं है। आपको यहां पर ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को सही मानना होगा जो आपके समाज के रूप में, यानी सोसाइटी के लिए वेलफेयर से हो, यानी कि उसके सोसाइटी के लिए कल्याणकारी हो, यानी कि समाज के लिए अच्छे हो। आपको वैसे आर्ग्यूमेंट का सहारा लेना होगा और वैसे आर्ग्यूमेंट्स को आपको मानना होगा, और आप ये जो भी एक्शन लेने जा रहे होगे वो समाज के लिए या तो हितकर हो, और अगर आप ये एक्शन लोगे तो किसके लिए नुकसान होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। 4 पॉइंट निश्चित रूप से होने चाहिए। प्रॉब्लम होनी चाहिए, हां या ना में आंसर आना चाहिए, वाई का आंसर आना चाहिए, क्यों आप ऐसा करना चाहते हो ये पता होना चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस का पता होना चाहिए कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अगर आप उसे करते हो तो उसका क्या प्रॉफिट होगा, और अगर आप नहीं करते हो तो उसका क्या नुकसान होगा। इसके बाद, इतना करने के बाद, जब आप पहली बार इसे देख लेंगे, इसके बाद को 4 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं, 4 चरण हैं। इसीलिए इसका नाम दिया है मैंने 4 स्टेप प्लान ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपको 4 चरणों में इन चीजों को देखना होगा। सबसे पहला पॉइंट है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो पहली नजर में जादू कर जाए, बात सुनने में अच्छी लगे, ऐसा लगे कि हां यार ये कुछ आई दमदार बात, पहली बार में ही सुनने में अच्छा लगे। तो ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, और आप इसको लिख सकते हो कि पहली नजर में जब आप इसे देखते हो तो आपको लगे कि हां यार हमने कुछ समझा, हमें कुछ नजर आया। दूसरा पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा विल द रिजल्ट रियली फॉलो, यानी जैसा हां या नहीं में कहा जा रहा है ऐसा वास्तव में होगा भी कि केवल गप मारी जा रही है, यानी केवल बकवास की जा रही है। तो रिजल्ट वाकई में फॉलो होगा भी कि नहीं होगा। आप इसे कह सकते हैं कि यहां पे एक लॉजिक होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि कुछ भी बोला गया है और चला जा रहा है। आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा एक एक पॉइंट
अभी आप केवल इनके पॉइंट दिमाग में रखो कि कौन कौन से स्तर से आपको जाना है। अगला, इज द रिजल्ट रियली डिजायरेबल और हार्मफुल इन केस ऑफ निगेटिव आर्ग्यूमेंट। जब आप हां या नहीं में कहते हैं तो क्या वाकई में आप चाहते हो कि ऐसा हो, यानी फायदा और नुकसान होना चाहिए। यहां पर निश्चित रूप से क्या प्रॉफिट नजर आएगा, क्या वाकई में ये प्रॉफिट हो पाएगा, क्या वाकई में ये नुकसान हो पाएगा, क्या हार्म यानी कि क्या नुकसान नजर आएगा, ये हो पाएगा, वाकई में हो पाएगा। और इस सेंटेंस को चेक करना चाहिए इस जगह कि रिजल्ट जो है वो रियली डिजायरेबल है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो ये आर्गुमेंट के रूप में सही होगा। फिलहाल मैं आपको यहां पर सिंपल सी बात बता देता हूं कि यहां पर आपको चेक करना होगा कि ये सेंटेंस जो आपने लिया है अभी अभी वो आपके प्रॉफिट या नुकसान के बारे में बात कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो लेना है, नहीं कर रहा है तो नहीं लेना। आर द आर्ग्यूमेंट एंड दीज सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन प्रॉपरली रिलेटेड, यानी आर्ग्यूमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि जो भी आपने हां या नहीं में बोला है कि हां ऐसा कर दो या नहीं ऐसा ना करो, वो आपस में प्रॉपर बैलेंस में रिलेटेड है कि नहीं, यानी यहां पर संतुलन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बड़ी समस्या का हल करना है और एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट दे दिया कि छोटा सा उपाय दे दिया गया, मतलब जिससे उस समस्या का बाल भी बांका ना हो, तो ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। दूसरी बात, मान लीजिए आपके पास बहुत छोटी सी समस्या है और उसके लिए इतना बड़ा उपाय लाके रख दिया कि वो समस्या वैसे ही सॉल्व नहीं हो रही, तो ये भी सही नहीं होगा। हम लोग आगे की बात करते हैं कि इन चीजों को 4 पॉइंट को आपको देखना है। सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग देखनी है, फिर उसके बाद विल द रिजल्ट रियली फॉलो लॉजिक देखना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस के बारे में बात करेंगे। और इन चारों पॉइंट को जो क्वालिफाई कर जाएगा वही आर्ग्यूमेंट सही होगा। जरा बात करते हैं पहली नजर की यानी कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की, कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में आप किन किन आर्ग्यूमेंट्स को आगे ले जाएंगे और किन किन आर्ग्यूमेंट को वहीं रोक के हटा देंगे। देखिए, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होती है, यानी कि पहली नजर में ही उसको थोड़ा सा देखना कि क्या होता है। तो ये आर्ग्यूमेंट किसी को भी जब सुनता है तो उसे लगता है अरे यार क्या बकवास कर रहे हो, ऐसी कुछ फीलिंग दे, मतलब तुम्हारा आर्ग्यूमेंट एकदम रद्दी है, तुम्हारा उपाय एकदम रद्दी है, इस तरह का अगर फीलिंग आ जाए तो आप उस आर्ग्यूमेंट्स को गलत मानेंगे। और यहां पर लिखा है एम्बिगस आर्ग्यूमेंट, यानी ऐसा कोई भी आर्ग्यूमेंट जो एम्बिगस हो, यानी कि सही ढंग से प्रॉपरली रिलेट ना कर रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि किसी ने अपने मन से सोचा और कुछ भी बोल दिया है, तो वो आपका आर्ग्यूमेंट सही नहीं माना जाता। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं पहले, फिर हिंदी में बताता हूं आपको। वन शुड ईट, ड्रिंक एंड बी हैप्पी बिकॉज वन डे एवरीवन हैज टू डाई। कई लोगों की लाइफ की ये फिलॉसफी होती है, खाओ पियो मौज करो क्योंकि एक ना एक दिन तो मर ही जाना है ना। तो कई लोगों की ये फिलॉसफी होती है कि खाओ पियो मौज करो, एक दिन तो मर ही जाना है। नीचे आर्गुमेंट दिया, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज वन शुड स्ट्राइव टू अचीव ए गोल रेदर देन थिंक ऑफ डेथ एज द अल्टीमेट एंड, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, बल्कि जबकि यह सोचने के कि मृत्यु तो निश्चित है या मृत्यु अंतिम रास्ता है। अब यहां पर यह आर्ग्यूमेंट आपका प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में पास नहीं हो पाएगा। क्यों पास नहीं हो पाएगा? क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक आदमी को मौज करना चाहिए, ये हैप्पी होना चाहिए, ये होना चाहिए, और यहां पर कुछ ऐसा बोला गया है जैसा लग रहा है कि किसी ने भाषण दे दिया है। फिलहाल यहां पे मौज मस्ती की बात हो रही है, अलग बात हो रही है, लेकिन यहां पर उन्होंने उसको पूरा का पूरा कंट्राडिक्ट कर दिया है, पूरा का पूरा क्या कर दिया है? अपोजिट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी भी आदमी को गोल पर ध्यान देना। अरे गोल पर ध्यान देना चाहिए, ये बात आपकी सही है, सुनने में सही लग रही है, सुनने में क्या लग रहा है कि हाँ गोल पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इससे सहमत होंगे और कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे कि जीवन भर अपने गोल की तरफ ही काम करते रहो, जीवन भर अपने गोल से ही काम करते रहो। लेकिन अभी जो आपको समझना है कि ये जो सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस है, ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपरली रिलेटेड नहीं है। क्या नहीं है? यानी एक दूसरे के साथ तर्क संगत रूप से रिलेटेड नहीं है, प्रॉपरली रिलेटेड नहीं है। प्रॉपरली रिलेटेड का मतलब ये हो गया, ये बात कर रहा है पाकिस्तान की और ये बात करने लगा है हिंदुस्तान की, यानी ये सेंटेंस के पेरीमीटर में आपस में रिलेशन में नहीं है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में ऐसे कोई भी सेंटेंस, एक कह रहा है कि एक को खाना पीना मौज करना चाहिए,
खाओ पियो और हमेशा खुश रहो क्योंकि एक दिन तो सभी को मर जाना है, वो एक्चुअल में उस तरीके से बात कर रहा है। उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ खाओ पियो मौज करो। कोई आदमी दुखी हो सकता है, कोई आदमी परेशान हो सकता है, उसको सांत्वना देने के हिसाब से भी हो सकता है। लेकिन यहां पर उस बात का मतलब ही अलग निकाल लिया गया और उससे कह रहे हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने गोल की ओर अग्रसर रहना चाहिए। तो फिलहाल यहां जो दो अलग अलग सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस की टोन अलग अलग हो सकती है, इसलिए ये प्रॉपरली रिलेटेड नहीं है और इसलिए आप इसे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में बाहर करेंगे। ये एम्बिगस स्टेटमेंट था। दूसरा, कभी कभी टू सिंपल आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, यानी बहुत साधारण आर्ग्यूमेंट आ जाते हैं, ये डेप्थ में नहीं जाते। ये कहां नहीं जाते? डेप्थ में, यानी कि गहराई में नहीं जाते, अपनी बात को ढंग से समझाते नहीं है कि कहना क्या चाहते हो, ये समझ में नहीं आता। केवल एक अपनी नजरिया दे देते हैं, एक ग्लांस दे देते हैं, अपना एक नजरिया दे देते हैं कि भाई साहब ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, आप इस नजरिए को समझो। एक एक चीज क्लियर करते चलो। उसी सेंटेंस में बात करते हैं, वन शुड ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी बिकॉज वन डे एवरीवन हैज टू डाई। किसी आदमी को खाना चाहिए, पीना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा नहीं, खुश रहना चाहिए क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। नो, दिस फिलॉसफी हार्डली इलेवन अस टू डू एनीथिंग। ये फिलॉसफी सही नहीं है और इसकी वजह से हम हार्डली, यानी कि बहुत मुश्किल से कुछ कर पाएंगे। यानी ये हमें कुछ करने के लिए प्रेरित नहीं करती है, ये हमें कुछ ना करने के लिए प्रेरित करती है। दिस फिलॉसफी हार्डली इनेबल अस टू डू एनीथिंग, यानी हमें कुछ भी करने के लिए ये प्रेरित नहीं करती। अब इसको भी आप समझिए, प्रेरित नहीं करती, कैसे नहीं करती, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे मैं कहूं कि ये बेटा ये काम ना करो, इस फिलॉसफी पे चलोगे तो तुम सफल नहीं हो पाओगे, बस इतना बोल दिया। अरे समझाओ तो कि क्यों सफल नहीं हो पाएंगे, मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पर आपको क्यों का आंसर नहीं मिल पा रहा है, यहां पर आपको क्यों का आंसर नहीं मिल पा रहा है और इसलिए ये आपका टू सिंपल आर्गुमेंट्स है, ये गहराई में नहीं गया। जो भी आर्गुमेंट, यानी कि जो भी तर्क आपका गहराई में ना जाए, अपना नजरिया देके चला जाए। तुमसे कहा ना ये सब काम मत किया करो, सफल नहीं होगे, जिंदगी में सफल नहीं होगे। मैंने अपना नजरिया दे दिया और मैं चला गया, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये बस एक तानाशाही है। जिल्ले इलाही आए, एक फरमान सुनाया, तुमसे कहा ना ऐसा मत किया करो, मत किया करो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? टू सिंपल आर्ग्यूमेंट्स हो जाएगा। और ऐसे आर्ग्यूमेंट आपको सही नहीं मानने। सुपरफ्लुअस आर्ग्यूमेंट, यानी कि ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो सुपरफ्लुअस हो, मतलब कि बहुत ही एकदम वेल मेंटेन। सुपरफ्लुअस मतलब ऐसा लगे कि कोई निश्चित रूप से आइडिया नहीं मिल पा रहा है। और सुपरफ्लुअस का मतलब आप समझ रहे होंगे, ट्रेडिशनल कल्चर शुड बी प्रेफर्ड टू द मॉडर्न कल्चर। क्या यहां पे रख लेते हैं शुड, ट्रेडिशनल कल्चर शुड बी प्रेफर्ड, ये शुड पहले ले आइएगा और यहां पे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में से पूछना चाहता हूं। ये ऐसे कह दिया गया कि जो आपका ट्रेडिशनल, यानी कि जो आपकी प्राचीन सभ्यता है, उसको मॉडर्न कल्चर यानी आधुनिक संस्कृति के ऊपर प्रेफरेंस देनी चाहिए। यानी आपको एक आपका जो प्राचीन संस्कृति है उसको नई संस्कृति यानी आधुनिक संस्कृति से ज्यादा महत्व देना चाहिए, ऐसा सोच कह रहे हैं कुछ। नीचे लिखते हैं आर्गुमेंट, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों में अच्छे और बुरे पॉइंट्स होते हैं। अब इन्होंने बोला कि नहीं दोनों में अच्छे और बुरे पॉइंट्स होते हैं, तो इन्होंने वाक्य का आंसर नहीं दिया। इन्होंने क्या बता दिया कि दोनों में अच्छे और बुरे पॉइंट्स होते हैं, मतलब किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, ट्रेडिशनल कल्चर को देनी चाहिए कि मॉडर्न कल्चर को देनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो भी आपको ऐसा आंसर करेंगे कि लगेगा ये ढुलमुल है, मतलब ये अपनी एक बात पर निश्चित रूप से नहीं जाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ये गुड के बारे में भी बात कर रहे हैं और बैड के बारे में भी बात कर रहे हैं, यानी वो ट्रेडिशनल कल्चर को अच्छा भी मान रहे हैं और बुरा भी मान रहे हैं। इनका कोई एक स्पष्ट नजरिया नहीं है कि ट्रेडिशनल कल्चर क्या है और मॉडर्न कल्चर क्या है, कौन सा बेटर है। और इस स्थिति में ये सुपरफ्लुअस हो जाते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और जब वो सेंटेंस आपस में मिल जाएं तो आपको उसको एज ए सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट मानते हुए सही नहीं मानना है। अगला, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन बुक्स शुड बी बैन्ड। क्या विदेशी वस्तुओं का बाहर से मंगाना यानी विदेशी वस्तुओं को मंगाना, उनका आयात करना बैन हो जाना चाहिए? नीचे लिखा हुआ है यस।
इंपोर्टिंग फॉरेन बुक्स इज नो यूज, इज ऑफ नो यूज। इंपोर्टिंग फॉरेन बुक्स इज ऑफ नो यूज। आप देखेंगे इसमें भी ऐसा लग रहा है कि उनका कोई भी उपयोग नहीं है। बाहरी वस्तुओं को यानी कि जो विदेशी वस्तुओं हो उनको मंगाने का कोई प्रयोग नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है। इसका मतलब ये क्या है ना, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अपना नजरिया दे रहे हैं और ये वापस फिर से कहां नहीं गए हैं, डेप्थ में नहीं गए हैं, और अपनी तरफ से एकदम पूरा फरमान सुना देते हैं कि नहीं, इस तरह का कोई यूज नहीं है। लेकिन ये भी आपका किसका आंसर नहीं कर रहे हैं, क्यों का आंसर नहीं कर रहे हैं। अब आप समझिए कि सेंटेंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट चेक करने के लिए है उसमें आपको वाई यानी क्यों का आंसर मिलना जरूरी है। अगर आपको क्यों का आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको उसको थोड़ा सा अलग रखना होगा, आपको उसको मैच नहीं कराना होगा। क्लियर हुआ? तो सुपरफ्लुअस आर्गुमेंट्स का मतलब यह हुआ ऐसे आर्गुमेंट जो एक निश्चित नजरिया नहीं रखते हैं और निश्चित नजरिया रखते भी हैं तो ऐसा बताते हैं जिससे कोई लाभ या हानि ना मिले। दो तरह के सेंटेंस थे, एक ये, इसमें इनका कोई निश्चित नजरिया नहीं, उन्होंने दोनों को ही कह दिया कि दोनों का ऐसा कुछ मत करो यार, ये सही नहीं है। मतलब क्या हमें ट्रेडिशनल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। तो ये ऐसा बता रहे हैं कि कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, बस ये कह देते हैं गुड है, ये बैड है। और आप इसे टू सिंपल का एक सब कैटेगरी मान सकते हो, बहुत रिलेट करते हैं, पास पास होते हैं। टू सिंपल और सुपरफ्लुअस आर्गुमेंट ये दोनों एक दूसरे से काफी रिलेट करते हैं। तो आप देख सकते हो उस तरीके से भी कि गुड और बैड की अगर हम बात करें, उन्होंने 2 पॉइंट बताए लेकिन उसके बाद का आंसर नहीं बता रहे हैं कि गुड एंड बैड पॉइंट वो क्या हुए, डेप्थ में नहीं जा रहे। और ऐसे आर्गुमेंट जो डेप्थ में नहीं जाते हैं, अपनी बात को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, आर्गुमेंट के रूप में सही नहीं माने जाते हैं। आप सुनने में थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपने पूछा कि नहीं यार, ट्रेडिशनल कल्चर शुड हैव प्रेफर टू मॉडर्न कल्चर, क्या आपकी प्राचीन संस्कृति को मॉडर्न कल्चर के ऊपर रखना चाहिए, यानी उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए? तो नीचे लिखा हुआ है कि नहीं, दोनों के अपने गुड और बैड पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दोनों के गुड एंड बैड पॉइंट्स हैं तो वो क्या है, वो भी एक्सप्लेन करो मेरे को, उससे अपना रीजन तो दो। आपने कह दिया कि दोनों के अपने गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स हैं, तो उससे तुम लोग मान थोड़ा ना लेंगे कि वो गुड पॉइंट और बैड पॉइंट कौन सा। क्लियर? तो यहां पर ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बैंक कर दिया जाए, यानी जब कभी खुद से वापस क्वेश्चन कर दिया जाए तो वो आर्गुमेंट सही नहीं माने जाते हैं। जैसे शुड इंडिया बी डिक्लेयर्ड ए हिंदू राष्ट्र, क्या भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए या डिक्लेयर कर देना चाहिए? आर्गुमेंट आया हां हां, क्यों नहीं, बेकार है। दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, मतलब क्वेश्चन आप जब पूछ रहे हो तो उसका आंसर आपको मिलना चाहिए। यह ना हो कि वो दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, यहां लिखा हुआ है हां हां क्यों नहीं। अरे बताओ तो क्या कहना चाहते हो, हाँ क्यों नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? रीजन बताओ उसका। रीजन, विदाउट रीजन आर्गुमेंट सही नहीं है, ये प्लस पॉइंट है, ये आपको दिमाग में रखना है कि विदाउट रीजन, क्या रीजन आपको मिल रहा है, रीजन यानी कारण आपको मिलना बहुत जरूरी है। आगे, शुड इंडिया बी डिक्लेयर्ड ए हिंदू राष्ट्र, लिखा हुआ है नो, वुड दिस बी ए वाइज थिंग टू डू, क्या ये एक बुद्धिमानी होगी करना? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या ये बुद्धिमानी होगी? फिर से क्वेश्चन कर लिया। तो जब भी आपसे क्वेश्चन बैक कर लिया जाए, आपके आर्गुमेंट्स के आंसर ना मिले या आपके कोई समस्या का हल ना मिले, हां या नहीं में हल ना मिले, तो आपको वो आर्गुमेंट सही नहीं मानने हैं और इस तरह से क्वेश्चन बैक वाला भी क्या होगा, आपका रॉ होगा। अब हम आ गए हैं दूसरे पॉइंट पर। आप देख रहे हैं यहां पे दूसरे पॉइंट, आपने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग देख ली, वहां पे मैंने 4-5 पॉइंट आपको डिस्कस किए, उन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और अगर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कोई पार कर लेता है तो उसको यहां पे चेक करना होगा। विल द रिजल्ट रियली फॉलो? पहले बात करते हैं कौन कौन से रिजल्ट फॉलो करेंगे, यानी कौन कौन से रिजल्ट फॉलो करते हैं, कौन कौन से रिजल्ट फॉलो करेंगे या कौन कौन सी चीजें होंगी तो आप उसे सही आर्गुमेंट के तौर पर स्वीकार करेंगे। जैसे लिखा हुआ है शुड वेजिटेरियन, एक स्टैब्लिश फैक्ट, स्टैब्लिश फैक्ट जिसको पूरी दुनिया सही मानती हो। स्टैब्लिश फैक्ट का मतलब होता है स्थापित तथ्य, स्थापित तथ्य। पहला लिखा हुआ है शुड वेजिटेरियन बी प्रेफर टू नॉन वेजिटेरियन, मतलब कि क्या शाकाहार को मांसाहार के ऊपर प्रायिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए? यस, इट कंट्रीब्यूट्स टू बेटर हेल्थ। समझिए, बेटर हेल्थ लाभ है, क्या है? लाभ, बेटर हेल्थ मिलेगी और इट कंट्रीब्यूट्स टू बेटर हेल्थ। तो दुनिया जानती है कि शाकाहारी जो भोजन होता है उससे बनने वाला स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होता है और वाकई में ये पूरी दुनिया मानती है। तो जो कुछ भी पूरी दुनिया मानती है वही है स्थापित तथ्य, तो ये हम लोग मानते हैं, तो ये आर्गुमेंट के रूप में सही होगा। लेकिन दूसरा
शुड वेजिटेरियन बी प्रेफर टू नॉन वेजिटेरियन? नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट इज रिचर प्रोटीन। ये भी बात सही है, एस्टेब्लिश फैक्ट है, बिल्कुल। नॉन वेजिटेरियन में प्रोटीन ज्यादा होता है, मांसाहारी खाने में प्रोटीन आपका ज्यादा होता है। तो ये भी फैक्ट आपका क्या है, एकदम सही है। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना होगा, जो कुछ भी एस्टेब्लिश फैक्ट आपने देखे हैं या आपने सुने हैं और वो आपके सामने कभी कभी आ जाते हैं, तो वो आपको क्लियर रखने चाहिए। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके बारे में। देयर शुड बी नो डिस्पैरिटी इन पे स्केल ऑफ डिफरेंट जॉब रिक्वायरिंग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। यानी कि उन जगह पर जहां पर भी एक ही जैसा काम करवाया जाता है, यानी एक ही क्वालिफिकेशन का जॉब होता है, जैसे मान लीजिए किसी जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो बीटेक है, तो जितने भी बीटेक वाले होने चाहिए तो उन सभी जॉब का जो पे स्केल होना चाहिए वो सभी का सेम होना चाहिए। नीचे लिखा हुआ नो, नहीं, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम वन जॉब टू द अदर। बिल्कुल सही बात है कि कहीं जो आपका नेचर ऑफ जॉब होता है, यानी कि जो काम करने का तरीका होता है, हो सकता है कि आप बीटेक किए हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, एक आदमी कर रहा है बीटेक कंप्यूटर साइंस से, बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर रहा है वो ऑफिस में बैठ रहा है, उसको अलग सैलरी मिल रही है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करके आया है उसको अलग सैलरी मिल रही है। तो दोनों जॉब को मिलाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं मिलाया जा सकता? क्योंकि दोनों का जो नेचर ऑफ वर्क है वो डिफरेंट है, दोनों के काम करने का जो तरीका है वो दोनों का अलग है, दोनों के काम करने के जो घंटे हैं वो दोनों के अलग हैं। इसलिए वो पे स्केल वाली बात है, उसको बिल्कुल एस्टेब्लिश फैक्ट, और ये बात हम सभी मानते हैं, जो कुछ भी हम सभी मानते हैं वो एस्टेब्लिश फैक्ट होगा, और ऐसा आपको कभी मिलेगा तो आपको इसको सही मानना होगा। अगला, वन शुड नॉट बॉदर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर बॉदर कर लीजिएगा, बॉदर का मतलब परेशान होना। किसी को इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि दुनिया के विश्व के अलग अलग भागों में क्या हो रहा है। फिर नीचे सुनते हैं इसके बारे में क्या इनका आर्गुमेंट्स आया। नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों को परेशान होना चाहिए, क्योंकि जो वॉट एवर हैपन्स इन द वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कुछ भी विश्व के किसी एक पार्ट में होता है उसके रिपरकशन ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके रिपरकशंस जो भी हैं वो, यानी जो भी परिणाम हैं, जो भी प्रभाव हैं, वो विश्व के अलग अलग भागों में महसूस किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये भी एस्टेब्लिश फैक्ट है, हम सभी इसे सही मानेंगे, तो ये भी आपको क्या मानना होगा, हमें सही मानना होगा। तो आपने देखा कि जो कुछ भी आपको पढ़ने में थोड़ा सा सही लगे और जो कुछ भी आप पहले से ही अच्छा मानते थे, तो ऐसा कुछ बात अगर तर्क में की जाती है तो उसको एस्टेब्लिश फैक्ट मानते हुए, एस्टेब्लिश फैक्ट है कि अगर विश्व में कहीं किसी जगह कुछ हलचल होगी, जैसे अमेरिका का अगर अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाए तो कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था वैसे ही धड़ाम हो जाएगी। तो यानी अमेरिका के जो एस्पेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं और विश्व के अन्य भागों में भी महसूस किए जाएंगे। तो ये बात एकदम एस्टेब्लिश फैक्ट है, और ये पूरी दुनिया मानती है। जो भी पूरी दुनिया मानती है वही एस्टेब्लिश फैक्ट है, उसी को स्थापित तथ्य बोला जाता है। आगे बात करते हैं एक और कभी कभी कौन सी चीजें फॉलो करती हैं, जो कुछ अनुभव द्वारा बताया जाए। कुछ अनुभव हैं और नहीं हमारे जीवन के अनुभव हैं, तो हमारे जो पूर्वज थे उनके अनुभव हमारे पास है। जैसे भूकंप आता है तो धरती हिलती है। अब जैसे ही भूकंप की बात होती है लोग कहेंगे भूकंप आता है धरती हिलती है, तो ये एस्टेब्लिश फैक्ट भी है और साथ साथ एक्सपीरियंस भी है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा। तो मान लीजिए आपके पापा किसी बात पर नाराज हो जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये इंडिविजुअल परसेप्शन नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जो सभी लोग एक्सपीरियंस कर सके। मैं एग्जांपल जरूर ले रहा हूं पर्सनल वाला। मान लीजिए आपके पापा किसी बात पर नाराज होते हैं, ये आपके घर के सभी लोगों को पता है कि आपके पापा उस बात पर नाराज हो सकते हैं, तो आपके घर का कोई भी सदस्य उस तरह की बात नहीं करेगा। और प्लस उस तरह की जब भी कोई बात होगी तो लोग जान जाएंगे या आपके घर वाले जान जाएंगे कि पापा आप गुस्सा करेंगे। कैसे? क्योंकि उनके पास, सभी के पास एक्सपीरियंस है। ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस जो पूरे वर्ल्ड ने एक्सपीरियंस किया है और मोस्टली लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस एज ए एस्टेब्लिश फैक्ट भी माना जाता है। तो ये भी आपको फॉलो करते हैं। जैसे शुड देयर बी इंटरनल असेसमेंट इन कॉलेज? क्या कॉलेजों में इंटरनल यानी आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए? आंतरिक मूल्यांकन का मतलब यह होगा जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं वही आपका क्या करें, चेक करें कॉपी। जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह में आप पढ़ते होंगे तो जो बोर्ड एग्जाम वगैरह होते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कॉपी कौन चेक करता है, बाहर वाले चेक करते हैं। लेकिन यहां पे ये कह रहा है क्या कॉलेज में इंटरनल असेसमेंट होने चाहिए, यानी आंतरिक मूल्यांकन होने चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन का मतलब ये है कि क्या कॉलेज के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए कि सारे के सारे जो भी बच्चे आपके बैठे हुए हैं उन सभी का जो मूल्यांकन हो वो उन्हीं को पढ़ाने वाला टीचर करे, ऐसा पूछा जा रहा है। लिखा हुआ नहीं, इट वुड इंकरेज फेवरेटिज्म अमंग द टीचर्स। बिल्कुल ऐसा देखा गया है और ये अनुभव के आधार पर होता है कि कुछ टीचर ऐसा कर देते हैं
कुछ टीचर ऐसा कर देते हैं, और इससे अगर आपने बना दिया तो जो अभी तक हो रहा होगा फेवरेटिज्म, यानी कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो उनको पसंद आते हैं बच्चे, या जो उनको पसंद करते हैं बच्चे, या जो टीचर होते हैं उनको जो बच्चे पसंद होते हैं तो उनको वो ज्यादा नंबर दे देते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि कोई भी आपका फेवरेट स्टूडेंट है तो लोग उसको ज्यादा नंबर दे देते हैं, और वो मान लीजिए एक बच्चा है जो टॉप करता चला जा रहा है काफी दिन से। अब हमारी कॉपी है, मान लीजिए हम फेल होते चले जा रहे हैं काफी दिन से, तो हमारी कॉपी जब चेक होगी तो टीचर के सामने एक पूर्ण धारणा बनी होगी कि यार ये तो फेल होने वाला बच्चा है, ये इतना अच्छा लिख ही नहीं सकता, तो जिस जगह उसे 10 में से 5 नंबर देने चाहिए वो 10 में से 2 ही नंबर देगा। लेकिन अगर एक बहुत अच्छा बच्चा है जो हमेशा से पास होता चला जा रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसकी कॉपी टीचर के सामने आती है और टीचर जानता है कि ये अच्छे बच्चे की कॉपी है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे चेक करेगा ये अच्छा है, ये इतना गलत तो कर ही नहीं सकता, तो 10 में से 5 की जगह क्या 6-7 दे देगा वो। तो ये फेवरेटिज्म हो जाता है, और ये अक्सर देखा गया है, और ये अनुभव के आधार पर आप बता सकते हैं कि ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है। और ऐसा होता है कैसे पता है, हमें एक्सपीरियंस से पता है। तो इस तरह के आर्गुमेंट सही माने जाएंगे जो पूरी दुनिया मानती है कि बिल्कुल ऐसा होता है। आप किसी को भी ऐसा बताओगे तो वो मानेगा। तो किसी को भी ऐसा आर्ग्यूमेंट जो 4 लोगों के बीच में बोला जाए और सबको संतुष्ट कर जाए, वही तो आर्ग्यूमेंट है। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है शुड वन फॉलो मोर और लेस रिजिड प्रोग्राम डेली। क्या किसी भी व्यक्ति को ज्यादा या कम करके एक रिजिड प्रोग्राम यानी अनुशासन का एकदम टाइम टेबल बना के फॉलो करना चाहिए? नीचे लिखा हुआ है यस इट वुड लीड बेटर डिसिप्लिन। ये बिल्कुल सही बात है। ये अनुभव होता है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी एक रूटीन को फॉलो करते हैं, एक प्रोग्राम को डेली फॉलो करते हैं, तो उससे आप में डिसिप्लिन आता है। और ये भी एक्सपीरियंस के आधार पर, ये एस्टेब्लिश फैक्ट भी है और एक्सपीरियंस भी है। तो ये भी आपको सही मानना होगा। थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कौन सी चीजें मजबूत होती हैं। शुड देयर बी फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। क्या देशों के बीच में फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार होना चाहिए? फ्री ट्रेड मतलब जितना चाहे उतना व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। नो, द पुअर कंट्रीज वर लाइकली टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच वंस। बिल्कुल सही बात है कि अगर देशों में मुक्त व्यापार अपना करना शुरू कर दिया, यानी जितना मन है जैसा भी हो वैसा व्यापार करो, कहीं पे भी व्यापार करो, इससे भी व्यापार कर लो, उससे भी व्यापार कर लो, जितना मन है उससे उससे खरीद लो, तो ये हमारे जो फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी है उससे थोड़ा सा अगेंस्ट चला जाता है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये भी हमारा एक्सपीरियंस है कि जो रिच कंट्री होती हैं, वो जो होती हैं रिच कंट्री, वो हमेशा पुअर कंट्री का क्या करती हैं? एक्सप्लॉइटेशन करती हैं। और वो ऐसी ऐसी चीजों से उनको शोषण करना शुरू कर देती हैं। वहां होता था कंस्ट्रक्शन प्लांट लगा दें, वहां होता था कुछ ऐसी चीजें कर दें जिसकी वजह से वहां के जो संसाधन है वो नष्ट हो जाएं और वो देश और गरीब का गरीब होता चला जाए। मान लीजिए नामीबिया में यूरेनियम बहुत है, और अगर मुक्त व्यापार दे दिया गया कि जाओ जितना चाहो उतना यूरेनियम खरीद लो, तो अमेरिका के पास पैसा बहुत है, वो जाएगा पूरा का पूरा यूरेनियम खरीद सकता है। इससे क्या होगा? नामीबिया एक बार तो यूरेनियम बेच देगा, फिर उसके बाद बाकी कंट्री का क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएंगे सब। बाकी कंट्री को यूरेनियम नहीं मिलेगा, वो परेशान होंगे कि यार हमें यूरेनियम नहीं मिला। अभी क्या होता है? अभी एक परसेंटेज फिक्स होता है क्या कि अमेरिका पर्टिकुलर कुछ यूरेनियम ही खरीद सकता है, इतना ही ट्रेड कर सकता है, ये लोग इतना ट्रेड कर। वो जो ट्रीटी बने होते हैं ना, जो संगठन बने होते हैं, एशियान संगठन है, नाटो है, तो इस तरह के जो संगठन है ये आपस में इस तरह की चीजों को बैलेंस करते हैं। तो फिलहाल बिल्कुल सही बात है। हमारे एक्सपीरियंस से हमें पता है कि जो हमारे धनी राष्ट्र होते हैं वो अक्सर गरीब वालों को, यानी कि जो गरीब राष्ट्र होते हैं जिनके पास धन कम होता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो फिलहाल ये हो गया एक्सपीरियंस वाला पार्ट। अब हम लोग आगे जाते हैं। लॉजिकली द रिजल्ट इज प्रोबेबल, द रिजल्ट इज प्रोबेबल और नॉट। लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। जो कह रहे हो वो हो भी सकता है कि नहीं होता, ताकि ऐसा ही बोले जा रहे हो। कहने का क्या मतलब है? ऐसा बोला गया कि यार भारत में सभी लोगों को शिक्षित कर दो, भारत में सभी लोगों को इतना शिक्षा दे दो, सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, फिर देखो इंडिया पता नहीं कहां जाता है। अब ये तो सही बात है कि भारत में सभी लोगों को शिक्षित कर दो, वैसे ही बहुत सारे लोग शिक्षित हैं, तो इससे देश की उन्नति होगी कि नहीं होगी इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना भाई। उनके हिसाब से रोजगार भी तो होने चाहिए, उनको काम करने की जगह भी तो मिलनी चाहिए। आज भारत की स्थिति क्या है? रोजगार साक्षरता तो बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। तो लॉजिकली फॉलो होनी चाहिए चीजें। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी बोलते जाओ, आप सपने दिखाते चले जाओ, तो मेरे साथ ये कर दो मैं तुम्हारे साथ वो कर दूंगा, तुम अगर मेरे को गाड़ी दे दो तो मैं तुम्हें कार दे दूंगा। तो ये सपने दिखाने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए वहां पर। देखते सबसे पहला, शुड देयर बी इंटरनल असेसमेंट इन कॉलेज। क्या कॉलेजों में, वही एग्जांपल फिर से ले लिया हमने, क्या कॉलेजों में आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए? यस, इट विल इनेबल द टीचर्स टू हैव बेटर कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट। ये तो सही बात है।
लॉजिकली फॉलो है। क्यों लॉजिकली फॉलो कर रहा है? लॉजिकली फॉलो इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर सारा का सारा नंबर टीचर के हाथ में हो गया ना, तो पास होने के लिए जाने टीचर क्या करवा सकता है? टीचर खूब कंट्रोल कर सकता है। आप अगर तुम रोज क्लास नहीं आओगे मैं नंबर नहीं दूंगा, तुम्हारे नंबर कम आएंगे तो इतना नंबर दे दूंगा। तो टीचर के कंट्रोल में ज्यादा रहते हैं। जैसे हमारे जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे कि इंटरनल असेसमेंट होता है, जब हाफ 50 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, जिसकी वजह से हमें टीचर से दबके रहना पड़ता है। पता नहीं वो हमारे इंटरनल ना बिगाड़ दे। तो ये यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला है कि 50% आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, 50% आपका एक्सटर्नल होगा। तो एक्सटर्नल तो ठीक है, हम संभाल लेंगे, लेकिन इंटरनल की वजह से हमें टीचर की डांट सुननी पड़ती है, टीचर को समझना पड़ता है, टीचर क्या कह रहा है वो हमको समझना पड़ता है। तो फिलहाल ये लॉजिकली फॉलो कर रहा है कि अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो हाँ, ये टीचर को ज्यादा कंट्रोल करने पर मजबूर करेगा, स्टूडेंट उनके कंट्रोल में ज्यादा रहेंगे। सही बात है, लॉजिकली फॉलो है। ठीक है, जो सही बात है वो लॉजिकली फॉलो है। आगे, शुड देयर बी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर ऑल? नीचे लिखा हुआ है यस, दिस विल गिव अस रिजर्व फोर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, है ना। अगर सबको ट्रेनिंग के लिए, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए ले आओ, एक एक बच्चे को, एक एक आदमी को मिलिट्री ट्रेनिंग में ले आओ, तो क्या आपके पास रिजर्व फोर्स नहीं आएगी? बिल्कुल आ जाएगी भाई। बाकी जो लोग बचे होंगे वो तो पक्का आपके पास क्या आएंगे, वो जो उनको आप जब चाहोगे, जब लगेगा कि यार सैनिक हमारे पास कम है, उनको उठा के लगा दो फटाक से। तो ये भी बात एकदम सही है कि रिजर्व फोर्स बढ़ जाएगी, और ये भी आपका लॉजिकली फॉलो कर रहा है। तो कौन से सेंटेंस लॉजिकली फॉलो कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। कैसे आपने उनको देखा है ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। आगे आते हैं, एक और लेते हैं। शुड ऑल सेक्टेरियन रिलीजियंस बी रिप्लेस्ड बाय वन कॉमन रिलीजन? क्या सभी अलग अलग भागों में बटे हुए धर्मों को जोड़कर एक धर्म बना देना चाहिए? क्या अलग अलग भागों में बटे हुए, अलग अलग सेक्टर्स में बटे हुए धर्मों को जोड़कर एक कॉमन रिलीजन बना देना चाहिए? इसमें लिखा हुआ है यस, इट विल लीड टू बेटर इंटीग्रेशन ऑफ पीपल। और अगर ऐसा हो गया तो लोगों में एकता बढ़ेगी। इंटीग्रेशन का मतलब एकात्मकता बढ़ेगी, वो एक हो जाएंगे। सही बात है यार, हम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम ईसाई, इस तरह से बड़ा चाउस होता है, मतलब कि बड़ा हल्ला उल्ला रहता है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सबको मिला दो, एक ही बना दो, इंडियन, भारतीय। कितना मजा आने वाला है। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब मिला दिए बने। तो एकात्मकता बन, लॉजिकली फॉलो बन, बिल्कुल सही बात है। इंटीग्रेशन आ जाएगा और कहीं पर हिंदू मुस्लिम और हिंदू सिख इस तरह के दंगे वगैरह नहीं होंगे, उसमें इंटीग्रेशन लॉजिकली फॉलो कर रहा है। ये भी आपका एज एजम्पशन आर्ग्यूमेंट आप इसे सही मानेंगे। आगे चलते हैं। शुड देयर बी वन गवर्नमेंट फॉर द होल वर्ल्ड? क्या पूरे के पूरे वन गवर्नमेंट, क्या पूरे के पूरे विश्व में केवल एक सरकार होनी चाहिए? नीचे लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट यस, इट विल लीड टू द बेटर कंट्रोल ऑन वार्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है कि अगर पूरे विश्व में एक सरकार हो गई, लॉजिकली फॉलो हो जाए, एक सरकार हो गई भाई, भारत और पाकिस्तान को मिला के एक सरकार बना दो मान लो, तो भारत की भी सरकार वही, पाकिस्तान की सरकार वही, जम्मू कश्मीर का झगड़ा खाएगा। क्यों लड़ेंगे भाई जम्मू कश्मीर के लिए? भाई हमारा भी जम्मू, तुम्हारा भी जम्मू, मौज करो, हम एक ही हैं। होता क्या जम्मू कश्मीर का विवाद? नहीं होता। वही बात तो कह रहा है कि इस तरह की लड़ाइयां बंद हो जाएंगी। भाई इराक और ईरान पर अमेरिका आक्रमण कर रहा है, क्यों बार बार आक्रमण कर रहा है? इसीलिए तो बार बार आक्रमण कर रहा है। क्यों? क्योंकि इराक और ईरान से तेल मिलता रहेगा। अब मान लो इराक में भी और सरकार, ईरान में भी उनकी सरकार, तो क्या लड़ाई होगी? नहीं होगी। देन इट विल बी लॉजिकली फॉलो। एक पॉइंट और देखते हैं, प्रिवेलिंग नोशन ऑफ ट्रूथ। इसको मैं ऐसा कह सकता हूं कि यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी कुछ चीजें जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, जो सर्वमान्य सत्य होती हैं। हम थे तब भी सही थी, हम नहीं है तब भी सही है, हम ना रहेंगे तो भी सही होंगे। तो ऐसी कोई भी चीजें जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, वो सारी के सारे आपको आर्ग्यूमेंट के रूप में सही माननी है। अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है। सूर्य, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ईमानदार आदमी हमेशा अच्छा जीवन जीता है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, एस्टैब्लिश फैक्ट है। जरूरी नहीं है, लेकिन मानते हैं लोग कि अगर ईमानदारी से जीवन जियोगे तो ये सर्वमान्य सत्य नहीं है, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है, इसको सब लोग मानते हैं, फैक्ट है ये। आगे आते हैं, देखिए लिखा हुआ है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग शुड बी अवर मोटो। सादा जीवन उच्च विचार, यही हमारा सिद्धांत तो होना चाहिए। कुर्ता पैजामा पहनो, आराम से दाल रोटी खाओ, कोई भी अच्छे कपड़े मत पहनो, सादा जीवन, एकदम उच्च विचार, और विचार आपके थिंकिंग जो हो वो अच्छी हो। तो ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है, यस, दीज वर्च्यूज मेक ए पर्सन ग्रेट।
और देखो, हम करना चाहें चाहे ना करना चाहें, लेकिन हमें यह पता है कि जो भी व्यक्ति इस थिंकिंग के साथ रहता है कि सादा जीवन उच्च विचार, जैसे गांधी जी, और वो क्या करते हैं, ऐसे आदमी को महान बना देते हैं। अगर आप ये चीजों को पालन करते हैं तो अनुभव के आधार पर आप इसे बता सकते हैं। और सामान्यतः सभी लोग ये मानते भी हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, कि इस तरह के वर्चू, यानी इस तरह की सभ्यताएं, इस तरह की आदतें एक आदमी को महान बना सकती हैं। जो ऐसा सोचता है कि सादा जीवन उच्च विचार, तो निश्चित रूप से इस तरह की आदतें एक आदमी को महान बना सकती हैं। और ये आपका जो है एक्सपीरियंस के आधार पर, और आप इसे यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह मान लेंगे। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है, शुड ब्रदर सिस्टर मैरिज बी अलाउड? क्या भाई बहन की शादी अलाउ कर देनी चाहिए? क्या भाई बहन की शादी को अलाउ, यानी विवाह को मान्यता दे देनी चाहिए, ऐसा पूछा जा रहा है। नीचे लिखा हुआ है कि नो, इनकेस्ट इज ए सिन, यानी कि संगोत्रीय विवाह, इनकेस्ट का मतलब संगोत्रीय विवाह एक पाप है। और वाकई में हम इसे मानते हैं, हमारी पूरा समाज इसे मानता है। क्या मानता है? यूनिवर्सल, यानी कि ब्रह्मांड इसे मानता है। कहीं पर भी आप चले जाओ, कहीं पर भी, किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, भाई बहन के विवाह को मान्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पाप माना जाता है, हमारे धर्म के अनुसार उसे पाप माना जाता है। तो बाई रिलीजियंस अगर कोई चीज दी गई है तो उसे भी आपको सर्वमान्य तथ्य मानना होगा। जैसे हिंदू धर्म में शादी तभी होगी जब 7 फेरे लोगे, 4 फेरे लोगे तो शादी ना होगी। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, सर्वमान्य सत्य है। आगे बात करते हैं। शुड कैपिटेशन फी इन प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेज बी एबोलिश? यानी कि जो आपका कैपिटेशन फीस, यानी कि जो डोनेशन मनी लेती है, कभी कभी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और किसी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो वो कॉलेज वाले कहते हैं कि अच्छा तुम नहीं क्वालिफाई कर पाए हो, पेड सीट से आओ, 10 लाख रुपया दो, हम तुमको एडमिशन दे देंगे। ऐसी फीस को बंद कर देना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है, यस, मनी शुड नॉट बी द क्राइटेरियन इन द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट बट मेरिट शुड बी। और बिल्कुल ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, सोसाइटी के रूल के अंतर्गत है। तो कौन कौन सी चीजें आपको उसके अंदर रखनी है? यूनिवर्सल ट्रुथ यानी नोशन ऑफ ट्रुथ, यानी सर्वमान्य तथ्य के अंदर रखना है। ऐसी चीजें जो सब मानते हैं, हम भी मानते हैं कि जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए वो पैसा कभी नहीं होना चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? वो मेरिट होनी चाहिए, वो योग्यता होनी चाहिए। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा कि प्रीवेलिंग नोशन ऑफ ट्रुथ। तो ये वो चीजें थी जिसको आपको फॉलो करना है। लेकिन अब हम लोग उन चीजों की बात करेंगे जो फॉलो नहीं करती हैं। जैसे विल नॉट फॉलो, जो फॉलो नहीं करेंगी। इस्टेब्लिश फैक्ट, एजम्पशन हो, इंडिविजुअल परसेप्शन हो, यानी कोई आदमी अपने मन से कुछ सोचे और बक दे। क्या शुड ऑल सेक्टेरियन रिलीजन बी रिप्लेस बाय वन कॉमन रिलीजन? क्या सभी अलग अलग धर्मों को, यानी अलग अलग क्षेत्रों में बटे धर्मों को एक कॉमन धर्म से, यानी एक समान धर्म से रिप्लेस कर देना चाहिए? नो, इट वुड लीड चाउस। नहीं, इससे बहुत हौच-पौच हो जाएगा, यानी बहुत भड़बड़ाहट हो जाएगी। इसके कहने का मतलब यह है, हल्लड़ हो जाएगा, हुल्लड़ हो जाएगा। नो, इट वुड लीड चाउस। लेकिन अगर आप देखो तो वाकई के सारे धर्मों को मिलाने से ऐसा कुछ हो जाएगा? किसी एक को लग सकता है, किसी 2 को लग सकता है, किसी 3 को, लेकिन सबको ऐसा महसूस नहीं हो सकता। तो जब आपको लगे कि हां ये बात सबको महसूस नहीं हो सकती, कोई 1-2 लोग मान सकते हैं इस बात को, तो इंडिविजुअल परसेप्शन के अंतर्गत लेकर आप उसे विल नॉट फॉलो कर देंगे। अगला, शुड वन फॉलो ए मोर और लेस रिजिड प्रोग्राम डेली? नो, इट विल किल क्रिएटिविटी इन इंडिविजुअल। अगर कोई आदमी डेली का रूटीन एक प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है, सुबह 7 बजे उठ रहा है, 10 बजे तक काम कर रहा है, रोज सुबह 7 बजे 10 बजे तक उठ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? क्या उसकी क्रिएटिविटी बंद हो गई है? नहीं, ये इंडिविजुअल परसेप्शन हो सकता है। ऐसा कोई सोच सकता है कि इतना बिजी आदमी ज्यादा काम नहीं कर सकता या ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकता। तो ये कहने की बात है, ये सुनने की बात है, और किसी एक आदमी ने ऐसा सोचा होगा, सबके बारे में ऐसा कहा नहीं जा सकता। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी चीज फॉलो नहीं करेगी। पहली बात, इंडिविजुअल परसेप्शन, किसी एक आदमी का नजरिया फॉलो नहीं करता। तर्क अगर दे रहे हो तो 4 आदमी के बाद में बोलो तो बात अच्छी लगनी चाहिए। ऐसी बात बोलने का कोई फायदा नहीं है जो केवल आपको अच्छी लगे। वो तर्क नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जिद होती है। नहीं, हमें करना है तो जिद नहीं फॉलो करनी, हमें आर्ग्यूमेंट फॉलो कराना है। और आर्ग्यूमेंट फॉलो कराने का मतलब यही हुआ कि आपको इंडिविजुअल परसेप्शन नहीं होना चाहिए। और यहां पर दोनों ही देखिए, इंडिविजुअल परसेप्शन। दूसरी बात, एजम्पशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर कभी भी आपको एजम्पशन मिले, यानी कि पूर्व धारणा मिले, तो उसे आपको सही नहीं मानना है।
कभी कभी कुछ तर्क एग्जाम्पल के तौर पे दिए जाते हैं या एनालॉजीज के तौर पे दिए जाते हैं, जैसे समानता के आधार पर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके भाई साहब हैं और वो कहीं बाहर जा रहे हैं, अभी तक उनको मोबाइल फोन नहीं दिया गया था और आज की डेट में उनको एक मोबाइल फोन दे दिया गया, बेटा आप बाहर जा रहे हो, आपके पापा ने उनको मोबाइल दे दिया, बेटा आप बाहर जा रहे हो तो ये लोग तुम्हारे लिए मोबाइल लेके आए नया नया। अब तुम उनके छोटे भाई, तुम बिफर गए, भैया को दिए हो हमको भी दो, ये कोई बात नहीं हुई। आपको मोबाइल की जरूरत हो तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप ये तर्क दोगे नहीं भाई साहब को दिया तो हमें भी दो, एग्जाम्पल दे के बात करोगे तो नहीं चलेगा। कभी भी मान लीजिए आप तनख्वाह बढ़ाने पहुंचे अपने बॉस के पास और उससे कहते हैं कि भाई साहब हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, वो कहता है क्यों बढ़ा दे, अरे सर आपने रमेश की भी बढ़ाई है। ये कभी भी सही आर्गुमेंट्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, क्या भारत में सभी स्कूलों में कंप्यूटर लगा देने चाहिए? हाँ लगा देने चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने भी ऐसा किया है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल देता हुआ आर्गुमेंट आपको सही नहीं मानना है। यहां पर कहा गया शुड वी फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, क्या हमें अहिंसा की नीति अपनानी चाहिए? क्या हमें अहिंसा की नीति का पालन करना चाहिए? अहिंसा की नीति का मतलब किसी के साथ हिंसा ना करना। नीचे लिखा हुआ यस गांधी जी प्रीच नॉन वायलेंस, हाँ गांधी जी जो करते थे वो अहिंसा के पुजारी थे। यस गांधी, अरे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे तो क्या हम भी अहिंसा अपना ले? हाँ फॉलो कर सकते हैं उन्हें, लेकिन तर्क नहीं देख सकते कि अहिंसा की नीति सिर्फ इसलिए अपना लो क्योंकि गांधी जी ऐसा करते थे। अरे अभी अमेरिका ने मान लो बम फोड़ दिया यहां पे, तो अहिंसा की नीति क्या करेगी? है ना? तो समझना है इन चीजों को कि अगर कभी भी एग्जाम्पल देते हुए बात की जाएगी, नहीं ऐसा कारण ना बताया जाए। कारण बहुत जरूरी है, तर्क के लिए कारण का होना बहुत जरूरी है। तर्क यह है, कारण यह है, और तर्क और कारण अगर मैच नहीं करेंगे तो तर्क पूरा नहीं आएगा। फिर बात करते हैं, शुड वी बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, क्या हमें अपने जीवन में आशावादी रहना चाहिए? क्या हमें अपने जीवन में आशावादी रहना चाहिए? यस, नेपोलियन वॉज ऑप्टिमिस्ट एंड सी हाउ फेमस ही बिकेम। नेपोलियन आशावादी था और देखो वो कितना प्रसिद्ध हुआ। फिर से एग्जाम्पल लिया गया, किसका एग्जाम्पल लिया गया? नेपोलियन का लिया। सब कुछ दिमाग में मत रखने की कोशिश करो, जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं बस सुनते जाओ। सुनते सुनते जो कुछ दिमाग में बैठ जाएगा, मुझे पता है क्या बैठ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में। पढ़ाते पढ़ाते मुझे इतना अनुभव है कि आपके दिमाग में क्या बैठ रहा होगा मेरे को पता है। जब हम एग्जाम्पल्स में जाएंगे, जब हम आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए तो फिलहाल एग्जाम्पल्स के केस में जब भी आपको आर्गुमेंट दिए जाएंगे तो आपको उसको सही नहीं मानना है। आगे लेके चलते हैं हम लोग इसको। और तीसरा पॉइंट अब हम डिस्कस करने पर आ गए हैं। आपने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, उसके अंदर 4-5 पॉइंट, फिर उसके बाद लॉजिकली फॉलो वाला पॉइंट, यानी उसके अंदर भी 4-5 पॉइंट, और अब आ गए हम लोग प्रॉस एंड कॉन्स पर, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस देखने। जरा यहां पर 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, गौर से देखिए, इन्हें पढ़िए। मैं पढ़ता हूं आपके साथ और आप भी पढ़िए मेरे साथ। शुड योगा बी मेड कंपल्सरी इन स्कूल्स, क्या योगा को विद्यालयों में अनिवार्य रूप से बना देना चाहिए? आर्ग्यूमेंट, यस, इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ टीचर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग ए योगा टीचर। हां, इससे योगा टीचर बढ़ा देने से, योगा टीचर को इंट्रोड्यूस करने से या योगा टीचर लगाने से नंबर ऑफ टीचर बढ़ जाएंगे। चलो, शुड इंग्लिश मैगजीन बी मेड कॉस्टलियर, क्या अंग्रेजी में छपने वाली मैगजीन्स को थोड़ा सा उनकी कीमतें बढ़ा देनी चाहिए, उनको थोड़ा सा कीमती बना देना चाहिए या उनको थोड़ा सा महंगा कर देना चाहिए? नो, इट वुड इंक्रीज द रीडरशिप ऑफ मैगजीन्स इन हिंदी। नहीं, ये हिंदी में मैगजीन पढ़ने वालों की संख्या, यानी हिंदी में पत्रिका पढ़ने वालों की संख्या बढ़ा देगा, या अदर रीजनल लैंग्वेज में जो लोग पढ़ते हैं, जो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, उसमें पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ा देगा। अगर आप देखें तो ये चीजें जो हैं, आप इसको पढ़ोगे तो आप समझोगे यहां पर क्या आर्ग्यूमेंट्स है। नीचे आर्गुमेंट जो दिया है वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर आपने योगा के टीचर को कंपलसरी किया, योगा को कंपलसरी किया, तो योगा का टीचर लगाना पड़ेगा। योगा का टीचर लगाना पड़ेगा तो अगर अब 5 टीचर से काम चलता था हर स्कूल में, तो 6 टीचर का काम चलेगा, यानी कम से कम 6 टीचर लगाने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि नीचे अगर इंग्लिश मैगजीन को कॉस्टलियर बना दिया जाए तो ये कह रहे हैं कि इससे इट वुड इंक्रीज द रीडरशिप ऑफ मैगजीन्स इन हिंदी एंड अदर रीजन लैंग्वेज। तो ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है कि अगर आप इंग्लिश मैगजीन को थोड़ा सा महंगा बना देते तो जिनको पत्रिका पढ़नी है तो वो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, वो इधर उधर कहीं जाएंगे। लेकिन तर्क बात करिए, देखिए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में, यानी कि प्राइमरी, अगर आप देखोगे तो जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं उनमें ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉलो करते हैं। पढ़ने में कहीं गलत नहीं लगते, एम्बिगुअस नहीं लगते, सुपरफ्लुअस नहीं लगते, एम्बिगस नहीं लगते, सुपरफ्लुअस नहीं लगते, टू सिंपल नहीं लगते, अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं वो भी लगता है, लॉजिकली फॉलो भी कर रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है कि जब एक चीज महंगी हो जाती है तो लोग दूसरी चीज की तरफ शिफ्ट होते हैं। लेकिन आपके ये दोनों ही सेंटेंस आपके लिए गए एक्शन के, यानी इस एक्शन के जो सेंटेंस में आपके पास आया है,
जो आप करना चाह रहे हो, जो आप कहना चाह रहे हो, उसके लाभ या हानि के बारे में बात नहीं कर रहे। ये लाभ नहीं बता रहा। क्या नहीं बता रहा? ये जो सेंटेंस है ये लाभ नहीं बता रहा, ना ही हानि बता रहा है। ये उसका एक फैक्ट बता रहा है। क्या लाभ हानि नहीं बता रहा? शुड योगा बी मेड कंपलसरी इन स्कूल? हाँ, इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ टीचर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग। अरे हाँ तो कर दियो, लेकिन योगा बताओ कि योगा स्कूल में लगाने से फायदा क्या होगा? अरे योगा के टीचर बढ़ जाएंगे, ठीक है बढ़ जाएंगे, वो हमें पता है, लेकिन फायदा क्या होगा इससे? हम क्यों करें ये एक्शन? हम योगा क्यों लगाएं कंपलसरी स्कूलों में? ये बताओ हमको, क्यों का आंसर दो। ये नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं बताओ हमको ये बताओ कि क्यों लगाएं। समझ में आ रही बात? यहां पर भी ठीक है, चलो हिंदी में इंग्लिश मैगजीन को कॉस्टलियर क्यों करें, और नहीं करें तो क्यों नहीं करें, उसका कारण बताओ। अगर हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसका इफेक्ट इंग्लिश मैगजीन पे कहां आने वाला है? क्लियर? तो यह बात ध्यान रखनी हो चाहिए कि आपको अगर सेंटेंस लाभ या हानि नहीं बता रहा है तो आप उसे एज ए आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेंगे। आपका जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है, आपका जो भी स्टेटमेंट है, उसमें जो भी बात की गई है, उसके द्वारा लिए जाने एक्शन के बाद उसका नुकसान क्या होगा, या तो इस बारे में बताओ, अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या नुकसान होगा वो बताओ, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या फायदा होगा मेरे को वो बताओ। इस तरह से बताना है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं। अगला पॉइंट है, आर द आर्ग्यूमेंट्स एंड दीज सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन प्रॉपरली रिलेटेड। लास्ट पॉइंट आपको बैलेंस वाला मैंने आपको बताया था, वो यहां पर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए ऐसा ना हो कि आपके पास मच्छर जैसी समस्या हो। कैसी समस्या हो? मच्छर जैसी, और आप उसको मारने के लिए तलवार निकाल लाए। दूसरा पॉइंट, ऐसा ना हो कि आपके पास हाथी जैसी समस्या हो और आप उसको सॉल्व करने के लिए सुई निकाल लाए। तो इस तरह के रिलेशन सही नहीं माने जाते। प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, यानी हाथी को मारना है तो तोप लाना पड़ेगा या तलवार लानी पड़ेगी, मच्छर को मारना है तो ताली बजा दोगे काम चल जाएगा। जैसी समस्या वैसा ही उसका आर्ग्यूमेंट। ऐसा ना हो कि समस्या कुछ कहे, समस्या इतनी बड़ी आर्ग्यूमेंट इतना छोटा, समस्या इतनी बड़ी आर्ग्यूमेंट इतना बड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है, शुड देयर बी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर ऑल? क्या सभी के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए? यानी सेना में जो ट्रेनिंग होती है वो अनिवार्य होनी चाहिए। पता है सेना में ट्रेनिंग कैसे होती है? सुबह 4 बजे उठा देते हैं, दिन भर दौड़ाते हैं। क्या सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए? लिखा हुआ है हां हां, इट विल ब्रिंग द सेंस ऑफ डिसिप्लिन ऑफ पीपल। अरे भगवान, क्या चाहते हो तुम लोगों के अंदर डिसिप्लिन लाना चाहते हो, उसके लिए सबको मिलिट्री में भेज दो। ये कोई तरीका हुआ? अरे डिसिप्लिन लाना है, स्कूल में भर्ती करा दो, कुछ और नियम कायदे कानून ले आओ। इतना बड़ा प्रोग्राम चलाने की जरूरत नहीं है कि सबको मिलिट्री में भेज दो। समझ रहे हैं? सेंटेंस का आर्ग्यूमेंट बैलेंस नहीं है, समस्या उस तरह से रिलेट नहीं कर रही है, इसलिए इस तरह के आर्ग्यूमेंट आपके सही नहीं माने जाएंगे। एक और, शुड द नंबर ऑफ कंपल्सरी वर्किंग आवर्स पर वीक बी डिक्रीज? शुड द नंबर ऑफ कंपल्सरी वर्किंग आवर्स पर वीक, क्या जो कंपल्सरी वर्किंग आवर है लोगों के, यानी कि जो लोग कहीं पर काम करते हैं, क्या उनके जो भी काम करने के घंटे हैं वो हर हफ्ते में डिक्रीज कर देने चाहिए? मतलब उनको हर हफ्ते के हिसाब से जितने भी घंटे काम कराया जा रहा है उसको डिक्रीज कम कर देना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है, इट वुड इंक्रीज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल। यस, इट वुड इंक्रीज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या बढ़ाना चाहते हो? जीवन प्रत्याशा बढ़ाना चाहते हो, लोग ज्यादा समय तक जीवित रहें। लोग ज्यादा समय तक जीवित रहे तो बढ़िया खाना पड़ेगा, बढ़िया रहना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, उनको व्यायाम करना पड़ेगा, उनको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उनको प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना पड़ेगा, उनको ऐसे काम करने पड़ेंगे जिनका शरीर स्वस्थ है, उनको अंकुरित दाने खाने पड़ेंगे, जाने कितना काम करना पड़ेगा। और तुम कर रहे हो सिर्फ छोटा सा, उनके काम करने के घंटे कम कर दे रहे हो। केवल काम करने के घंटे कम कर देने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी? लग रहा है आपको सही? नहीं लग रहा है ना? तो यही रिलेशन है कि अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना चाहते हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप क्या कर दो, आप उनके वर्किंग आवर डिक्रीज कर दो। सिर्फ इससे कोई काम होने वाला नहीं है। उम्मीद है ये 4-5 पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। अब यहां पर मैं आपको एक समराइज व्यू दे देता हूं जो आपको ध्यान में रखना है, और वो समराइज व्यू ये है कि सबसे पहले आपको करनी है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको यह बताया
कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में सबसे पहले तो सेंटेंस पहली नजर में अच्छा लगना चाहिए, यानी कि वो एम्बिगस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो सुपरफ्लुअस नहीं होना चाहिए। सुपरफ्लुअस का मतलब ऐसा ना हो कि दोनों तरफ बात करे, एक तरफ बात ना करे। और उसके बाद आपका टू सिंपल नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बैक नहीं होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखने चाहिए। अगर आप इतने 4 पॉइंट दिमाग में रख पाते हो तो एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद आपको दूसरे नंबर पे जाना है, क्या आपका रिजल्ट लॉजिकली फॉलो कर रहा है। लॉजिकली फॉलो करने वाले कौन कौन सी चीजें हैं, जो भी आपके एस्टैब्लिश फैक्ट होते हैं, जो भी आपके ऐसे कथन होते हैं जो कहीं से आपने मान रखे होते हैं, वो आपके लॉजिकली फॉलो माने जाते हैं। कुछ भी आपने भविष्य में यानी भूतकाल में यानी कि पहले कभी एक्सपीरियंस कर रखा है और उस एक्सपीरियंस से पूरा समूह यानी कि आपका पूरा सोसाइटी सहमत होता है, तो वो एक्सपीरियंस आपको लेने हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आप कहीं पर पा जाते हैं तो वो आपको लेने हैं। और अगर इन्हीं का कहीं आपको अपोजिट मिल जाता है तो आपको वो नहीं लेना। ये हो गए लॉजिकली फॉलो। फिर मैंने आपको बताया तीसरे पॉइंट पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये हुआ कि क्या आपका सेंटेंस, जो भी आप एक्शन लेने जा रहे हो, उससे रियली प्रॉफिट हो रहा है। ये पूछना होगा अपने आप से। क्या आपको पता चल रहा है कि हाँ वो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो जाएगा। क्या आपको लॉस पता चल रहा है। अगर नहीं पता चला तो काम नहीं चलेगा। और फिर हम चौथे नंबर पे जाएंगे। सबसे लास्ट पॉइंट, हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट हमारी प्रॉब्लम के साथ बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो हमें उसको अलग करना होगा। बैलेंस का मतलब ये हो जाए कि जैसी समस्या वैसा ही उसका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। यानी कि अगर बिग प्रॉब्लम है तो आर्ग्यूमेंट भी उसी हिसाब से बैलेंस होते हुए बिग सोल्यूशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वीक हो और फिर उसके बाद वीक आ जाए। अगर आपके पास प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है यानी स्मॉल प्रॉब्लम है तो आर्ग्यूमेंट भी, आपका उपाय भी स्मॉल ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा घर उखाड़ना पड़ जाए तब काम हो। तो फिलहाल ये हो गया आपका स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। और अगर ये बेसिक लेक्चर है, अगर आपने ये पूरा कंप्लीट कर लिया और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आज के बाद आपका आर्ग्यूमेंट्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिलहाल मैं कराने जा रहा हूं आपको नेक्स्ट सेशन में 60 क्वेश्चन करेंगे हम लोग स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स के। ये पढ़ने के बाद आप उनको चेक करिए कि आपको कितना आया है और वहां पे मेरे एक्सप्लेनेशन को फिर से सुनिए, समझिए। वहां पर एक एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो सीट आपको दी गई है वो पूरी आप पढ़ते जाओ, उसको आराम से करते जाओ। उसके सोल्यूशन पाने के लिए आपको यही वीडियो पे आना होगा, आराम से पूरा देखते चले जाइए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।